Hello everyone, welcome back to Line Series Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आपका डे 90 का सेशन। आई विश यू वेरी गुड लक। पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? नाटो वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी, of 4th April 1949 by the United States, Canada and several Western European nations to provide collective security against the Soviet Union. Political military alliance, this shouldn't be there. So NATO's primary goal are the collective defense of its member and the maintenance of a democratic peace in the North Atlantic area. आपको करेक्ट बताना है नाटो के बारे में। ए मुंडी बी मुंडी पूछन। पहले कह रहा है कि नाटो आपका 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था, किसके थ्रू? आपका वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू। दूसरा कह रहा है कि इसका गोल जो है कि ये आपका एक तरीके से कलेक्टिव डिफेंस तैयार करेगा नॉर्थ अटलांटिक रीजन में, और आपका आंसर होगा बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है। नाटो चीफ अर्जेस नेगोशिएटेड सेटलमेंट इन अफगानिस्तान। अगेन वर्ड्स को निकालना होता है, तो हमें वर्ड मिला नाटो, तो हमने नाटो से क्वेश्चन बना दिया। ठीक, तो इसी तरीके से छोटे छोटे आपको जो पॉइंट्स होते हैं वो उठाने होते हैं हर न्यूज़ से। नाटो आपका स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ना। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि लाइक इसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम ना हो दिया हो, बट इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ही कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक, यहाँ पे आपका कलेक्टिव डिफेंस तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। कलेक्टिव डिफेंस कहाँ पे बताया गया है? इसके आर्टिकल 5 जो है नाटो के जो ट्रीटी में होगा, उसमें बोला गया है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो वो सब मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा, और फिर जो रिएक्शन होगा वो कलेक्टिव रिएक्शन होगा, सबकी तरफ से होगा। नाटो की जो फोर्सेज है, मिलिट्री सिविलियन हेडक्वार्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। Full national command control until the member country agree to undertake NATO's related tasks. Most force remain under full national command control until the member countries undertake the NATO's related task. डिसीजन जो होता है यहाँ पे कलेक्टिव विल से होता है, 30 मेंबर्स हैं और कंसेंसस के थ्रू होता है। स्पार्टली आइलैंड इज इन, आपको बताना है कहाँ है ये? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है स्पार्टली आइलैंड कहाँ पे है। आपका आंसर होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये ना तो पैसिफिक में है, ना ये इंडियन में है, ना अटलांटिक में है। ये आपका साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है इन पर्टिकुलर को, कि पूरा अंदर साउथ चाइना सी ही कंसिडर किया जाएगा। सो ये रहा आपका ये पार्सल आइलैंड है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। ये आपका स्पार्टले आइलैंड हो गया, और ये आपका स्कॉच शोर हो गया। सो ये जो आपकी आइलैंड्स है ना, ये साउथ चाइना सी में पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे कंट्रीज जो शेयर करी हैं, ब्रुनाई हो गया, फिलीपींस हो गया, आपका यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे वियतनाम हो गया। ओके, सो जो जैसे ये रेड लाइन है, सो ये रेड लाइन जहाँ पे होगी तो वो आपका किसका, आपको यहाँ पे वो बताएगा। जो रेड लाइन होगी वो यहाँ पे जो बताएगा वो बताएगा आपका उसका किसका। जो रेड लाइन है वो आपको चाइना की वो बता रही है, एरिया टेरिटरी जो चाइना ने वो की है। अब इसको आगे वाले में देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये जो ब्लू में है, जैसे फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू में है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे चाइना दिख रहा है। फिर आपको जो रेड में है ये आपको यहाँ पे ताइवान दिख रहा है। ओके, फिर ये जो आपका पर्पल में है ये फिलीपींस है आपका। देन वी हैव वियतनाम, ये रहा वियतनाम। देन वी हैव मलेशिया, येलो में ये रहा मलेशिया, और ये रहा ब्रुनई आपका, ये रहा आपका ग्रीन में। अब ये बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे ये आपका यहाँ पे ये जो छोटी छोटी हैं, तो ये चाइना ने अपने 9 डैश लाइन आपने सुना होगा, इस तरीके से बना रखी है। तो बोला कि इसके अंदर जितनी होगी हमारी टेरिटरी होगी। इस तरीके से ऐसे ताइवान ने भी बना रखा है, जो रेड में फिर ताइवान का हो गया। फिर ये जो ये आपका मड ब्राउन में दिख रहा है, ये आपका इसमें हो गया किसका, ये आपका वियतनाम का हो गया। फिर पर्पल में जो दिख रहा है वो फिलीपींस का हो गया। येलो में जो दिख रहा है मलेशिया का। फिर जो ये ग्रीन में दिख रहा है ब्रुनई का। तो इस तरीके से जो साउथ चाइना सी है ना, उसमें हर कंट्री ने अपना अपना अलग अलग क्या बता रखा है, अपना अलग अलग पार्ट बता रखा है कि हमारा पार्ट है। ठीक, क्लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉल्स अंडर, आपको बताना है किसके अंदर आता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके अंदर आता है। ठीक है, 19 के अंदर आता है, 20 के अंदर आता है, 21 के अंदर आता है, 22 के अंदर आता है, और आपका आंसर होगा इसमें डी, 22 के अंदर। सो आपका 22(3)(b) में जो है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी गई है, वो पर्सनल लिबर्टी फॉर स्टेट सिक्योरिटी। एंड 22(4) में कहा गया कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अ पर्सन लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स फॉर सफिशिएंट एक्सटेंशन।
और फिर ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आपका जो ये फिर 44th अमेंडमेंट भी आया आपका 1978 का, तो उसमें आपको बोला है कि दिस हैज़ रिड्यूस द पावर ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months। सो जो आपकी एडवाइजरी बोर्ड की जो ओपिनियन की जो यहाँ पे पीरियड रखा गया है डिटेंशन का वो 3 से 2 कर दिया गया है। फिर इसमें प्रोविज़न में ये भी बोला गया है, पर ये आपका फोर्स में नहीं आया, तो अभी भी जो आपका ओरिजिनल पीरियड है वो 3 months है एंड स्टिल कंटिन्यूस। इसलिए मैंने ये प्रिवेंटिव डिटेंशन इतना डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है, सो इतना इस पर टाइम लगाने का कुछ लॉजिक नहीं बैठता है। Procedural law is also called adjective law, the law governing the machinery of the courts and the methods by which the both state and individual, later including groups, whether incorporated or not, enforce their rights in the several courts. Procedural law prescribe the means of enforcing rights or providing redress of wrongs and comprise rules about the jurisdiction, pleading, practice, evidence, appeal, execution, judgment, representation, counsel and cost and other matters। आपको करेक्ट बताना है ओनली बी ओनली बोथ है ना। देखिए ऐसा आपको पेपर में भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी हमने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन कम देखे जाते हैं, बट क्योंकि अगर हमें ये पता होता है तो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। आंसर होगा आपका बोथ, दोनों सही है। प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं, ये आपका कॉन्ट्रास्ट की जाती है सब्सटेंटिव लॉ के साथ, अब वो भी बार बार डिस्कस करेंगे। ठीक, which constitute the great body of the law, which defines and regulates the legal right, whereas substantive law would describe how two people might enter into a contract. Procedural law would explain how someone alleging a breach of contract might seek the court help in enforcing the agreement। तो आप इसके नाम से डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके नाम से हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि ये प्रोसीजर बताएगा कि मान लीजिए 2 पर्सन किस तरीके से उनका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो किस तरीके से वो कोर्ट में जाएंगे, किस तरीके से अपने एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाएंगे। सो ये प्रोसीजर लॉ के थ्रू होगा। ठीक, सब्सटेंटिव लॉ ये बताएगा कि कैसे 2 लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो वो फिर कौन बताएगा, उसके अगेंस्ट अगर उसको जो आपकी क्या चाहिए, उसके अगेंस्ट उसको रेमेडी चाहिए तो वो कौन बताएगा, वो प्रोसीजर लॉ बताएगा। चुशुल प्लेस इज़ फाउंड इन, कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है चुशुल कहाँ है। चुशुल है आपका सी लद्दाख में, जो बेसिकली आपका विलेज है जो लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लद्दाख के। न्यूज़ का पार्ट था इसलिए डाल दिया गया है इसमें। ये आपके पैंगोंग लेक के साउथ में पड़ता है और स्पैंगुड लेक के वेस्ट में पड़ता है। ठीक, और यहाँ से द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच चाइना रन्स अबाउट 5 miles ईस्ट ऑफ चुशुल अक्रॉस द चुशुल वैली। बहुत फेमस साइड है बैटल ग्राउंड्स। Food fortification is defined as a practice of deliberately increasing the content of essential micronutrients so as to improve the nutritional quality of the food supply and to provide a public health benefit with minimal risk to health। WHO hasn't defined it yet। आपको करेक्ट बताना है ओनली बी ओनली बोथ है। पहले कह रहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम डेलिबरेटली क्या करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होता है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक, ताकि पब्लिक हेल्थ में ये बेनिफिट करें और रिस्क को कम करें। दूसरा ये कह रहा है कि WHO ने अभी तक डिफाइन नहीं करा है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, आपको बताना है। आंसर होगा इसका ए ओनली, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना फूड फोर्टिफिकेशन की ये WHO ने ही दी है। तो सेकंड स्टेटमेंट जहाँ पे कह रहा था कि किसने WHO ने डिफाइन किया है या नहीं किया है, ये गलत हो जाता है। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है। बायो फोर्टिफिकेशन हैज़ इंक्रीज द न्यूट्रिशन कंटेंट न्यूट्रिशन कंटेंट embedded in the crop being grown। Food fortification increase the nutritional value of the food by adding the trace of micronutrition to the food during the process। ए ओनली बी ओनली बोथ है ना। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, याद रखिएगा। पहले कह रहा है कि बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशन को क्रॉप में ही आपका इंक्रीज़ कर दिया जाता है। दूसरा फूड फोर्टिफिकेशन में जो फूड की प्रोसेस होती है वहाँ पे से इंक्रीज़ किया जाता है। ये तो डिस्कस हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कुछ इशू होगा या कोई डाउट होगा इस ऑप्शन में। अब जो दिमाग लगेगा वो ए ऑप्शन में लगेगा। ठीक, आंसर होगा आपका डी नन, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होगा, जब क्रॉप का टाइम है ना, जब ग्रो हो रही है उसी टाइम वो उसमें आपका क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होगा, जब फूड प्रोसेस में चल रहा है तब वहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा। द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन IUCN रेड लिस्ट इज वनरेबल, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या है लेपर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस, आंसर आपका ए वनरेबल। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है पैंथेरा पैराडस है, ठीक है, और ये शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के
एक्टिव शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और आयुसीन में वल्नरेबल है। 9 सब स्पीशीज़ होती हैं लेपर्ड की जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है, जो आपको अफ्रीका और एशिया में दिखेंगे। मुदुमलाई या नल्लामलाई टाइगर रिजर्वेशन आपको बताना है कहाँ आएंगे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम। अब ये ईजी हो जाता है क्योंकि इन दोनों में से किसी एक की लोकेशन तो पता होती है मोस्टली, ठीक है। सो आपका आंसर होगा बी तमिलनाडु, बहुत ईजी था। लास्ट क्वेश्चन आज का, पाराबीकुलम टाइगर रिजर्वेशन आपको बताना है कहाँ आएंगे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम। एंड योर आंसर इज ए, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।